हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24 और ये क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए है। और इस वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय के पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को जानेंगे। इससे पहले के वर्कशीट में हमने भी रूसी क्रांति भाग 1 को पढ़ा है। और आइए अब समझते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानना है। इसमें रूस में समाजवाद का आना, इसमें हमें यही समझना है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। मतलब 1871 में जो क्रांति हुई एक फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर, वहाँ के कामगारों मतलब काम करने वालों ने, मजदूरों ने, और वहाँ के पेशेवर जो थे, ऑफिशियल लोग जो थे, और आम लोग, इन सारे लोगों ने मिलकर के, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे उसमें, और वहाँ जन सरकार के रूप में मतलब जनता की सरकार के रूप में कब्जा कर लिया और समाजवादी सरकार का गठन किया। मतलब इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी। तो इन सबों ने मिलकर के पूरे फ्रांस के जो थे, पूरे फ्रांस के इन सभी कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक सहमति से समाजवादी सरकार गठन किया। और इन्हीं लोग के देखा देखी दुनिया भर के और भी दूसरे जगहों पर जहां तानाशाही सरकार चलती थी और राजतंत्र चलता था, वहां पर समाजवादी सरकार बनाने के लिए इन लोगों ने प्रेरणा भी दिया कि इस ढंग से हम लोग क्रांति करके समाजवादी सरकार का गठन कर सकते हैं। यहीं से मजदूरों का लाल झंडा कम्युनिस्टों का क्रांतिकारी का झंडा स्वीकार कर लिया गया। और कम्युनिस्टों का जो लाल झंडा है वो इसी क्रांति से स्वीकार किया गया था। 1905 की क्रांति के द्वारा जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ। 1905 में जो रूस के जनता ने वहाँ के जार के महल के पास जा कर के, जो कि शीतकालीन उसका महल था, और वहाँ जा कर के जो उन लोगों ने क्रांति किया, और उस क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पर उसने पुलिस से गोली चलवाई जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए। लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद वहाँ के जार ने एक निर्वाचित ड्यूमा वहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, जो कि निर्वाचित लोगों से वहाँ की संसद बनाने की, ड्यूमा बनाने की सहमति दी। और इस सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट देने का अधिकार रूसी जनता को प्राप्त हुआ। मतलब कि अब रूसी जनता वोट भी देने लगी। और जापान से पराजय, सेना में अराजकता, भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। उस समय एक छोटे से जापान से रूस का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में वो छोटा सा जापान इतने बड़े देश रूस को पराजित कर दिया, जिससे कि वहाँ की जो जनता थी वो सरकार के प्रति क्षुब्ध थी। और प्लस सेना में भी अराजकता की भावना हुई थी। सेना का भी सरकार पर विश्वास नहीं था, और सरकार की सारी बातों को सेना नहीं मानती थी। और भ्रष्ट प्रशासन भी था, वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो भ्रष्ट था, और खुद के फायदे में लिप्त रहता था, जनता के किसी भी प्रकार के फायदे को नहीं सोचता था। और इसके कारण वहाँ के रूस के आम जन में भारी असंतोष की भावना थी वहाँ के सरकार के प्रति। 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहा। मतलब 1905 में तो उन लोगों ने जार के शासन व्यवस्था को समाप्त करने का सोचा था, लेकिन वो हुआ नहीं, और जार ने एक ड्यूमा की स्थापना कर दी, वहाँ के संसद की स्थापना कर दी। और इससे वहाँ के सरकार में जो वहाँ के राजतंत्र की सरकार थी, और ड्यूमा लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति था, ड्यूमा संसदीय सरकार थी, और इन दोनों के बीच खींचतान और विवाद होता रहा। मतलब एक ही शासन में जब पैरेलल शासन व्यवस्था हो जाए, समांतर शासन व्यवस्था हो जाए, तो शासन व्यवस्था कभी भी टिकाऊ नहीं होती है। तो वहीं पर एक राजतंत्र जार के रूप में और लोकतंत्र के रूप में ड्यूमा के हो जाने से वहाँ के सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहा। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए, न सरकार चल सकी और न ही ड्यूमा चल सकी। और 1912 में जब चौथी ड्यूमा के समय मतलब चौथी संसद के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ। उस समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। विश्व युद्ध का समय आप जानते हैं 1914 से 1918 था। तो 1912 में रूस भी प्रथम विश्व युद्ध के लम्हों में शामिल होने जा रहा था। चौथी ड्यूमा के समय में फिर रूस शामिल हो गया प्रथम विश्व युद्ध में। और रूस की असफलता, और उस विश्व युद्ध में रूस असफल होता रहा, और धीरे धीरे सेना पर भी इसका नियंत्रण कम हो गया। जब रूस असफल होने लगा तो सेना का मनोबल भी गिरने लगा, और सरकार का नियंत्रण सेना पर कम हो गया। सेना स्वेच्छाचारी हो गई, और उस सेना में अराजकता फैलने लगी। बाद में मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता
अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी और वहाँ पर अनाज की कमी हुई। उस अनाज को सैनिकों के लिए रखा गया था और जनता को जब अनाज नहीं मिला, पैसे रहने के बावजूद भी जब जनता अनाज नहीं खरीद सकती थी, बाजार में अनाज उपलब्ध नहीं था, तो भूखी और बदहाल जनता को जब ये पता चला कि यहाँ अनाज रखा हुआ है, तो उन लोगों ने उस अनाज को लूट लिया, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। और सरकार ने जब आदेश दिया कि आप जनता पर गोली चलाइए, तो सेना ने भूखे और पीड़ित जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविक जो बहुमत के थे ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, मतलब जार के शासन, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त करके, और बोल्शेविकों का शासन व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो गया। जबकि मोंशेविक जो अल्पमत वाले थे धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे। बोल्शेविक अपने शक्ति और अपने बहुमत के फलस्वरूप सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि मोंशेविक जो थे धीरे धीरे राजनीतिक सुधार और संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे। बार बार वहाँ पर हड़तालें होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे और सेना भी विद्रोह करने लगी। इस सब के बीच वहाँ के जो जार थे उन्होंने शासन त्याग दिया और इस सब से वो तंग आ गए थे और उनकी शासन व्यवस्था में कमी तो थी ही, लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया बोल्शेविक और मोंशेविकों ने अपनाना शुरू किया और हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, सेना का विद्रोह होने लगा, तो जार ने भी वहाँ का शासन त्याग दिया। और लेनिन जो वहाँ के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, लेनिन ने मार्क्स और एंजेल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों, किसानों के सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है आम जनता, जिसमें सभी लोग आते हैं, सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया और विश्व में पहली बार मार्क्सवाद के साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप का मतलब होता है कि उसका गठन किया, ठीक ना, मूर्त रूप देते हुए लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। और लेनिन एक साम्यवादी, क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे और लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ शासन व्यवस्था के प्रमुख रहे। ये लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं और एक एक करके इनके प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रथम पेरिस कम्यून नगर परिषद का क्या महत्व है। तो आइए इसको उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है पहले प्रश्न का कि प्रथम पेरिस कम्यून नगर परिषद ने 1871 में फ्रांस के पेरिस शहर पर वहाँ के कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया और इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने की प्रेरणा दी। यहीं से मजदूरों का लाल झंडा कम्युनिस्टों का स्वीकार कर लिया गया। और दूसरा प्रश्न है इसमें 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए। तो इसका उत्तर है कि 1905 के बाद रूस में ड्यूमा मतलब वहाँ की जो संसद थी रूस ने स्थापित किया था, ड्यूमा और वहाँ की सरकार के बीच विवाद होता रहा। इससे सरकार और ड्यूमा दोनों कमज़ोर हो गए और रूस के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल और उसकी असफलता से सेना पर भी उसका नियंत्रण कमज़ोर हो गया। यहाँ शामिल होने लिख लीजिएगा, मतलब कि रूस से जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और उसकी असफलता भी हुई इसमें, तो असफलता से सेना पर भी उसका नियंत्रण कमज़ोर हो गया। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण घटना था जो 1905 के बाद घटित हुई थी। और तीसरा है बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच क्या मतभेद थे। तो बोल्शेविक हिंसा और शक्ति के बल पर सत्ता पर कब्जा के पक्षधर थे और मोंशेविक वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे। मतलब ये कुछ लिबरल थे और ये लोग कट्टर थे। और प्रश्न 4 है रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान है। तो इसका उत्तर है कि रूस में लेनिन ने साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित की। लेनिन 1917 से 1924 ईस्वी तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के शासन प्रमुख रहे। तो इस तरह से आपके ये चारों प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों के ये उत्तर हैं। और आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24 ये कंप्लीट हुआ और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।